हेलो बच्चों। तो आज हम जो आपका थर्ड चैप्टर चल रहा था जेंडर रिलीजन एंड कास्ट के ऊपर, इसको हमने कम्युनलिज्म तक पढ़ लिया था, यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था पार्ट 1 में। अब आगे हम पार्ट 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में पार्ट 2 से पार्ट 2 में आपका हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और ये टॉपिक होगा हमारा सेकुलर स्टेट के बारे में, ठीक है। यानी सेकुलर स्टेट क्या होते हैं, सेकुलर स्टेट के बारे में, कम्युनलिज्म के बारे में हमने पढ़ लिया था पहले ही। कम्युनलिज्म वाज एंड कंटिन्यूज टू बी वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। तो कम्युनलिज्म के बारे में हमने पढ़ा था कि ये बहुत ही मेजर चैलेंजेस है डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी के लिए हमारी कंट्री के अंदर। क्योंकि इसमें क्या होता है, एक रिलीजन जो है वो अपने आप को दूसरे रिलीजन से सुप्रीम दिखाने की कोशिश करता है, ठीक है। द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वर अवेयर ऑफ दिस चैलेंज, और इसलिए जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था वो इस बात से अच्छी तरीके से अवेयर थे कि भाई ये चैलेंजेस हो सकती हैं। दैट इज़ वाई दे चूज़ द मॉडल ऑफ सेकुलर स्टेट, इसीलिए उन्होंने कौन सा मॉडल चूज़ किया था, सेकुलर स्टेट का मॉडल चूज़ किया था, ठीक है। दिस चॉइस वॉज रिफ्लेक्टेड इन सेवरल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दैट वी स्टडीड लास्ट ईयर आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 9th में, ठीक। अब हम पॉइंट वाइज इसको कवर करेंगे। पहला पॉइंट है आपका, देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन फॉर द इंडियन स्टेट। अब देखो, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको कोई कहे कि बताओ इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन है, तो आपको बोलना है नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, सेकुलर कंट्री है और इसमें क्या होता है, सभी जो रिलीजन होते हैं वो इक्वली ट्रीट किए जाते हैं। तो ऑफिशियल रिलीजन कोई भी नहीं है इंडियन स्टेट का, अनलाइक द स्टेटस ऑफ बुद्धिज़्म इन श्रीलंका, दैट ऑफ इस्लाम इन पाकिस्तान। लेकिन अगर आप श्रीलंका की बात करोगे या पाकिस्तान की बात करोगे, तो श्रीलंका में बुद्धिज़्म है, ठीक है, यानी बौद्ध धर्म को माना जाता है वहाँ पे ऑफिशियल रिलीजन, और पाकिस्तान में इस्लाम रिलीजन को माना जाता है। दैट ऑफ क्रिश्चियनिटी इन इंग्लैंड, और इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव अ स्पेशल स्टेटस टू एनी रिलीजन, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी एक रिलीजन को स्पेशल स्टेटस नहीं दे रखा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स टू ऑल इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन और नॉट टू फॉलो एनी। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोवाइड किया गया है कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, यानी कोई भी इंसान है, उसको हर तरीके से फ्रीडम है कि वो किसी भी रिलीजन को प्रोफेस कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, प्रोपोगेट कर सकता है, और उसको हम ऐसे बाइंड नहीं कर सकते कि भाई तुम्हें इस रिलीजन को मानना है, ठीक है। और ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी दिए गए हैं, ठीक है। पता है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं जो 6 हैं। यानी इन 6 के नेक्स्ट वीडियो में, यानी दूसरे वीडियो में मैं आपको ये फंडामेंटल राइट्स भी समझाऊंगी, ये कौन कौन से होते हैं। तो अगर इसके बारे में डिटेल अच्छे से बताऊंगी फंडामेंटल राइट्स के बारे में, तो इसका अगर कोई वायलेशन करता है तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो डायरेक्ट, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स का अगर कोई वायलेशन करे तो। नेक्स्ट पॉइंट इज द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, प्रोहिबिट्स करता है कि अगर रिलीजन के ग्राउंड पे अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उसको वो मना ही करता है। एट द सेम टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द स्टेट टू इंटरवेन इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू एंश्योर इक्वालिटी विद इन रिलीजियस कम्युनिटीज़। फॉर एग्जाम्पल इट बैन्स अनटचेबिलिटी, ठीक है। पता है ना, हमारे यहाँ पे पहले क्या थी, अनटचेबिलिटी थी, यानी अस्पृश्यता था, इसको बैन किया गया, इसको ख़त्म किया गया अनटचेबिलिटी को। अंडरस्टूड इन दिस सेंस सेक्युलरिज्म इज़ नॉट जस्ट एन आइडियोलॉजी ऑफ सम पार्टीज़ और पर्सन। सेक्युलरिज्म कोई एक सिर्फ आइडियोलॉजी नहीं है किसी भी पार्टी या पर्सन का। दिस आइडिया कंस्टिट्यूट्स वन ऑफ द फाउंडेशंस ऑफ आवर कंट्री, बल्कि एक फाउंडेशन क्रिएट करती है ये हमारी कंट्री के लिए। कम्युनलिज्म शुड नॉट बी सीन एज अ थ्रेट टू सम पीपल इन इंडिया,
It threatens the very idea of India. That is why communalism needs to be combated. A secular constitution like ours is necessary but not sufficient to combat communalism. ठीक, तो यानी ये बताया गया है कि इंडिया में मतलब कौन सी व्यवस्था है, यानी मतलब कि कोई ऑफिशियल रिलीजन है नहीं है, यहाँ पे कैसे ट्रीट किया जा रहा है मतलब अलग अलग डिफरेंट रिलीजियस पीपल के साथ। ठीक, communal prejudices and propaganda need to be countered in everyday life and religion based mobilization needs to be countered in the arena of politics। तो मतलब पॉलिटिक्स में, राजनीति में इसको काउंटर भी किया जा रहा है ताकि मतलब मेजॉरिटी मिले किसी भी पार्टी को, है ना। मतलब अब मान लो एक रिलीजन के ही लोग सोचे कि हम मतलब रिलीजन के बेस पे इस इंसान को वोट देंगे, तो वो क्या होगा, मेजॉरिटी नहीं मिल पाएगी। तो पॉलिटिक्स में मतलब इसको काउंटर करने की भी बात कही गई है। कास्ट एंड पॉलिटिक्स पढ़ेंगे हम अब, ठीक है। तो सेकुलर स्टेट के बारे में पता चल गया आपको, ये पूरा सेकुलर स्टेट के बारे में पढ़ा हमने जितना भी पढ़ा, ठीक है। सेकुलर स्टेट यानी इंडिया क्या है, ऐसा स्टेट है जहाँ पे कोई भी रिलीजन ऑफिशियल नहीं है। अब कास्ट एंड पॉलिटिक्स में क्या रिलेशन है? वी हैव सीन टू इंस्टेंसेस ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिवीजन इन द एरेना ऑफ पॉलिटिक्स, वन लार्जली पॉजिटिव एंड द अदर लार्जली नेगेटिव। लेट अस टर्न टू आवर फाइनल केस दैट ऑफ कास्ट एंड पॉलिटिक्स दैट हैज़ बोथ पॉजिटिव एंड द नेगेटिव आस्पेक्ट्स, यानी पॉजिटिव आस्पेक्ट्स भी होते हैं और नेगेटिव आस्पेक्ट्स भी होते हैं। वो कैसे, वो देखते हैं। अब देखो, कास्ट इनइक्वालिटीज़। Caste inequalities, unlike gender and religion, caste division is special to India। आपको पता ही होगा कास्ट यानी जो जाति है उसका क्या रोल है हमारे इंडिया में। All societies have some kind of social inequality and some form of division of labor। In most societies, occupation are passed on from one generation to another generation। ये यही कास्ट मतलब कास्टिज़म को बढ़ावा देने का एक कारण बना। यानी कुछ सोसाइटी में क्या हुआ, एक जो ऑक्यूपेशन है वो पर्सन टू पर्सन क्या हुआ, पास्ट हुआ। यानी आज मतलब पहले ग्रैंडफादर करते थे, फिर फादर ने किया, अब वही काम उनके बेटे को दिया गया, ठीक है। कास्ट सिस्टम इज़ एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ दिस। व्हाट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम अदर सोसाइटीज़ इज़ दैट इन दिस सिस्टम hereditary occupational division was sanctioned by rituals। Members of the same caste group were supposed to form a social community that practiced the same or similar occupation, married within the caste group, and did not eat with members from other caste group। यानी वही समझाया गया है कि एक कास्ट के जो लोग होते हैं उनमें अपनापन उनको ज़्यादा फील होता है और वो बहुत बार दूसरे ग्रुप्स के साथ यानी दूसरे कास्ट के साथ खाना प्रेफर नहीं करते। कास्ट सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन एक्सक्लूजन ऑफ एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द आउटकास्ट ग्रुप्स। दे वर सब्जेक्टेड टू द इनह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी अबाउट विच यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा। दैट इज़ वाई पॉलिटिकल लीडर्स एंड सोशल रिफॉर्मर्स लाइक ज्योतिबा फुले, गांधी जी, बी.आर. अम्बेडकर, पेरियार, रामास्वामी नायकर advocated and worked to establish a society in which caste inequalities are absent। तो ये कुछ प्रोमिनेंट लीडर के बारे में हमने पढ़ा, इनका नाम याद रखना आप लोग। ज्योतिबा फुले थे, गांधी जी, बी.आर. अम्बेडकर, पेरियार, रामास्वामी नायकर। इन सब ने एक ऐसी सोसाइटी को क्रिएट करा, एडवोकेट किया जिसमें कास्ट इनइक्वालिटीज़ जो थी वो अब्सेंट थी, ठीक। पार्शली ड्यू टू देयर एफर्ट्स एंड पार्शली ड्यू टू अदर सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस, कास्ट एंड कास्ट सिस्टम इन मॉडर्न इंडिया हैव अंडरगोन ग्रेट चेंजेस। अब मतलब बहुत चेंजेस हुए हैं। विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लार्ज स्केल urbanization, growth of literacy and education, occupational mobility and weakening of the position of landlords in the villages, the old notion of caste hierarchy are breaking down। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं, मतलब अर्बनाइजेशन के कारण लिटरेसी रेट अच्छा हुआ, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी हुई, ठीक। और जो ये लैंड लॉर्ड्स थे विलेजेस में वो भी कमज़ोर हुए। कास्ट हायरार्की का जो नोशन था वो
जो पहले होता था, ये सारी चीज़ें क्या हुई, मतलब कम हुई हैं पहले से। नाउ मोस्ट ऑफ द अब देखो, ये 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज़ इन इंडिया, देखो आपको दिखेगा ही 79.8% जो है वो हिंदू हैं, मुस्लिम्स हैं, उसके बाद 14.2%, उसके बाद ये क्रिश्चियन 2.3 हैं, सिख 1.7 हैं, और ये ब्लैक वाले में देखोगे अदर 2% में ये सारे आ गए हैं। ठीक, जैसे बुद्धिस्ट 0.7 हैं, जैन 0.4% है, अदर रिलीजियस परसुएशन 0.7% है, रिलीजन नॉट स्टेट इज 0.2%। ठीक, तो हम पढ़ रहे थे अभी, टाइम्स इन अर्बन एरियाज इट डज नॉट मैटर मच हु इज़ वॉकिंग अलोंग नेक्स्ट टू अस ऑन अ स्ट्रीट और ईटिंग एट द नेक्स्ट टेबल इन द रेस्टोरेंट। यानी किसी रेस्टोरेंट में हम जाते हैं, ठीक है, मतलब अर्बन एरियाज़ में, तो हमें नहीं पता होता कि भाई कौन किस कास्ट का है, मतलब एक साथ खाना भी खाते हैं, चलते भी हैं, रेस्टोरेंट में बैठ के भी खाना खा रहे हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिटेड एनी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, इंडिया में किसी भी टाइप के डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट किया है, एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ पॉलिसीज टू रिवर्स इन injustice of the caste system. If a person who lived a century ago were to return to India, we should be greatly surprised at the change that has come about in the country. Yet caste has not disappeared from contemporary India. फिर भी कास्ट एकदम मतलब एकदम डिसअपियर्ड नहीं हुई है, यानी एकदम से ख़त्म भी नहीं हुआ है, ठीक है। सम ऑफ द ओल्डर एस्पेक्ट्स ऑफ कास्ट हैव परसिस्टेड, अभी भी है, आपको पता ही होगा। इवन नाउ मोस्ट पीपल मैरी विद इन देयर ओन कास्ट, अभी भी होता है ये कि अधिकतर जो फैमिली हैं वो अदर कास्ट में शादी करने के लिए रेडी नहीं होते। ठीक, अनटचेबिलिटी जो है नॉट एंडेड कम्प्लीटली, ये भी ख़त्म नहीं हुई है। डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोहिबिशन, effects of centuries of advantages and disadvantages continue to be felt today. The caste groups that had access to education under the old system have done very well in acquiring modern education as well. लेकिन अब एजुकेशन एक्वायर करने में काफ़ी मतलब अच्छा हुआ है। Those groups that did not have access to education or were prohibited from acquiring it have naturally lagged behind. That is why there is a disproportionately large presence of upper caste among the urban middle class in our country. Caste continues to be closely linked to economic status. Closely economic status के साथ भी लिंक है कास्ट, ठीक है। अब कास्ट एंड पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। As in the case of communalism, casteism is rooted in the belief that caste is the sole basis of social community. तो जैसे कम्युनलिज्म था, ऐसे ही जो कास्ट है ना, उसको सोशल कम्युनिटी के सोल बेसिस माना जाता है कि भाई जो कास्ट है वो सोल बेस है। अकॉर्डिंग टू दिस वे ऑफ थिंकिंग, पीपल बिलोंगिंग टू द सेम कास्ट बिलोंग टू अ नेचुरल सोशल कम्युनिटी, यानी नेचुरली वो अपनापन फील करते हैं, कम्युनिटी सोशल कम्युनिटी बनाते हैं। एंड हैव द सेम इंटरेस्ट होते हैं उनके, विच दे डू नॉट शेयर विद एनी वन अनदर कास्ट, जो दूसरे कास्ट से वो शेयर नहीं करते। As we saw in the case of communalism, such as a belief is not born out by our experience, caste is one aspect of our experience but is not the only relevant or the most important aspects. Caste can take various form, ठीक है। अब जो कास्ट है वो अलग अलग फॉर्म ले सकती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो आपका फर्स्ट पॉइंट है, ये यहाँ पे सेकंड पॉइंट है, यहाँ पे थर्ड पॉइंट है। इससे पहले हम थोड़ा सा ये जान जाते हैं कि अर्बनाइजेशन क्या होता है, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी क्या होती है, और कास्ट हायरार्की क्या होती है। ठीक, तो शिफ्ट ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज़ टू अर्बन एरियाज़, जब पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ में शिफ्ट हो जाते हैं, उन्हें हम अर्बनाइजेशन कहते हैं। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, शिफ्ट फ्रॉम वन ऑक्यूपेशन टू अनदर, usually when a new generation takes up occupation other than those practiced by their ancestors. तो इसे हम ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी कहते हैं। यानी जैसे पहले वर्णा सिस्टम थे, तो हमने कर्म के आधार पे बांटा था, है ना, कि
मान लो जैसे, अब मैं स्पेसिफिक नाम लेके तो नहीं बताऊंगी, लेकिन आपको पता होगा कि पहले जैसे एक काम कर, जैसे मान लो कुम्हार है तो उनका काम है कि भाई घड़ा बनाना है, ये काम करना है। तो पहले मतलब ये था कि अब उनकी फैमिली बनाएगी, आगे उनके बेटे भी होंगे तो वही काम करेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अब मान लो उनके बच्चे हैं, उन्होंने पढ़ लिख लिया, अच्छा तो वो दूसरा ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, यानी डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, टीचर बन गए, कुछ भी। तो ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी का मतलब भी यही होता है कि जब एक ऑक्यूपेशन से दूसरे में शिफ्ट होते हैं। कास्ट हायरार्की का मतलब क्या होता है? अ लैडर लाइक फॉर्मेशन इन विच ऑल द कास्ट ग्रुप्स आर प्लेस्ड फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोएस्ट कास्ट। ठीक है, तो ये कास्ट हायरार्की होती है। तो अब हम आ जाते हैं अपने पॉइंट्स के ऊपर। When party choose candidates in election, they keep in mind caste composition of the electorate and nominate candidates from different castes so as to muster necessary support to win elections. When governments are formed, political parties usually take care that representatives of different castes and tribes find a place in it. यानी यही बताया गया है कि जब इलेक्शंस होते हैं उस टाइम जो लोग हैं वो कास्ट के बेस पे अपने कैंडिडेट को चूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से इसने ये रूप ले लिया। दूसरा अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स इन इलेक्शन मेक अपील्स टू कास्ट सेंटिमेंट टू मस्टर सपोर्ट। और जब वो वोट लेने के लिए जाते हैं, यानी इन्फ्लुएंस करने के लिए जाते हैं लोगों को, तो वो कास्ट का यूज़ करते हैं। यानी जिस कास्ट का वो होगा, अगर वो इंसान उसके सामने है तो वो ऐसे इमोशनली मतलब सेंटिमेंट्स मतलब उसको इन्फ्लुएंस करता है ताकि वोट उसको मिल जाए। ठीक है, थर्ड इज़ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज एंड द प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट। ये याद रखना, एग्ज़ाम में पूछा जाता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है। इसका मतलब होता है वन पर्सन वन वोट, यानी एक बंदा एक ही वोट दे सकता है। ठीक है, compelled political leaders to gear up to the task of mobilizing and securing political support. It also brought new consciousness among the people of caste that were hitherto treated as inferior and low. The focus on caste in politics can sometimes give an impression that elections are all about caste and nothing else. तो बहुत बार ऐसे भी मतलब सुनने को मिलता है या देखने को मिलता है कि जो इलेक्शंस हैं वो मतलब कास्ट ही है और कुछ नहीं है। ठीक, फोर्थ पॉइंट इज़ नो पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी इन द कंट्री हैज़ अ क्लियर मेजॉरिटी ऑफ अ सिंगल कास्ट। बताया मैंने कि भाई अगर सोचेंगे कि हम अपने कास्ट को ही वोट दे के जीत जाएँ तो नहीं होगा, क्योंकि मेजॉरिटी लेनी ज़रूरी होती है। सो एवरी कैंडिडेट एंड पार्टी नीड्स टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ मोर देन वन कास्ट एंड कम्युनिटी टू विन इलेक्शंस। तो इसलिए एक पार्टी को क्या ज़रूरी होता है कि अलग अलग डिफरेंट कास्ट के जो लोग हैं उन सबका वोट मिले उनको। फिफ्थ पॉइंट इज़ नो पार्टी विंस द वोट्स ऑफ ऑल द वोटर्स ऑफ अ कास्ट कम्युनिटी। व्हेन पीपल से दैट अ कास्ट इज़ अ वोट बैंक, तो लोग क्या कहते हैं, कास्ट क्या एक वोट बैंक के रूप में ही है of one party, it usually means that a large proportion of the voters from the caste vote for that party. Sixth point is many political parties may put up candidates from the same caste if that caste is believed to dominate the electorate in a particular constituency. Some voters have more than one candidate from their caste while many voters have no candidate from their caste. ठीक है, यही पूरा कास्ट के बारे में है। सेवन्थ पॉइंट अगर देखा जाए, द रूलिंग पार्टी एंड द सिटिंग, जो रूलिंग पार्टी होती है यानी जो सत्ताधारी होती है, सिटिंग एमपी या एमएलए जो होते हैं, पता है ना, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, फ्रिक्वेंटली lose elections in our country that could not have happened if all castes and communities were frozen in their political differences. Clearly, while caste matter in electoral politics, so do many other factors. The voters have strong attachment to political parties, which is often stronger than their attachment to their caste community. वही कि जो लोग होते हैं वो उन्हीं से ज़्यादा अटैच होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी उन मतलब
जिस कास्ट से वो बिलोंग करते हैं उनको अगर वो फेवर करें। पीपल विद इन द सेम कास्ट और कम्युनिटी हैव डिफरेंट इंटरेस्ट डिपेंडिंग ऑन देयर इकोनॉमिक कंडीशन। रिच एंड पुअर और मैन एंड वुमेन फ्रॉम द सेम कास्ट ऑफन वोट वेरी डिफरेंटली। People's assessment of the performance of the government and the popularity rating of the leaders matter and are often decisive in the election। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा कार्टून से भी बना के दिखा रखा है कि द वोट बैंक ऑफ इंडिया। अब पॉलिटिक्स इन कास्ट, पहले हमने क्या पढ़ा था, कास्ट इन पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिक्स इन कास्ट यानी कास्ट के अंदर पॉलिटिक्स का क्या रोल है। ठीक है, we have so far looked at what caste does to politics, but it does not mean that there is only a one-way relation between caste and politics. Politics too influence the caste system and caste identities by bringing them into the political arena। यानी जो पॉलिटिक्स है ना वो भी कास्ट सिस्टम को इन्फ्लुएंस करती है, कास्ट आइडेंटिटीज बाय ब्रिंगिंग देम इनटू द पॉलिटिकल एरेना। दस इट इज़ नॉट पॉलिटिक्स दैट गेट्स कास्ट रिडन इट, is the caste that gets politicized. This takes several forms. Each caste group tries to become bigger by incorporating within it neighboring caste or subcaste which were earlier excluded from it। अब देखो इसमें भी वही है कि हर जो कास्ट है वो एक दूसरे से अपने आप को ऊपर बताता है, यानी एक दूसरे से अपने आप को सुप्रीम दिखाने की कोशिश करता है, एक दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश करता है। ठीक है, वेरियस कास्ट ग्रुप आर रिक्वायर्ड टू एंटर इनटू अ कोलिशन विद इन अदर कास्ट और कम्युनिटीज एंड दस एंटर इनटू अ डायलॉग एंड नेगोशिएशन। न्यू काइंड्स ऑफ कास्ट ग्रुप हैव कम अप इन पॉलिटिकल एरेना लाइक बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप। ठीक है, ये भी याद रखना है, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप। दस कास्ट प्लेज डिफरेंट काइंड्स of role in politics. In some situations, expression of caste differences in politics gives many disadvantaged communities the space to demand their share of power. In this sense, caste politics has helped people from Dalits and OBC's caste to gain better access to decision making। पता होगा आपको कि दलित मतलब क्या होते हैं, OBC's के अंदर कौन सी कास्ट आती है। Several political and non-political organizations have been demanding and agitating for an end to discrimination against particular castes for more dignity and more access to land, resources and opportunities। At the same time, exclusive attention to caste can produce negative results as well, as in the case of religion। Politics based on caste identity alone is not very healthy in a democracy। मतलब देखो इसमें पूरा वही बताया गया है कि जैसे रिलीजन की वजह से पॉलिटिक्स में क्या हो रहे थे, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, जैसे कम्युनलिज्म था, यानी एक जो रिलीजन है वो दूसरे को डोमिनेट करना चाहता है, ऐसे ही जो कास्ट है ये भी क्या, इसमें भी सेम वही कंडीशन है कि एक रिलीजन के अंदर जब अलग अलग कास्ट हैं तो इनमें भी जब बहुत सारे कास्ट हैं, इनमें सब एक दूसरे को अपने आप को एक दूसरे से क्या करते हैं, सुप्रीम समझते हैं और एक दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो ये है कास्ट इन पॉलिटिक्स के बारे में, पॉलिटिक्स इन कास्ट। अब ये आगे आपकी एक्सरसाइज आ गई है, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसको मैं दूसरे वीडियो में आपको कंप्लीट करके दिखाऊंगी। मतलब जितने सारे चैप्टर्स के जो आंसर्स हैं ना इन क्वेश्चंस के, इनको हम दूसरे चैप्टर्स में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अभी हम चैप्टर कर रहे हैं सब। तो ये चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट। इसमें जो हमारा तीनों चैप्टर था कास्ट, जेंडर एंड रिलीजन के ऊपर, तो पूरा अच्छे से आपको बता दिया मैंने कि कैसे कैसे इंडिया में इनका रोल है। ठीक है, और क्या रोल प्ले करते हैं। तो थोड़ा सा मैं अब आपको कंक्लूड कर देती हूँ उनको। पहले हमने जेंडर के बारे में पढ़ा था कि जेंडर यानी कोई मेल है या फीमेल है। तो आपको पता है कि हमारे इंडिया में क्या है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है जिसमें मेल डोमिनेट करता है। ठीक, तो फिर हमने ये भी पढ़ा था कि पॉलिटिक्स में फ़ीमेल का क्या रोल है और मेल का क्या रोल है, जिसमें हमने पढ़ा था कि भाई स्टार्टिंग में क्या था, किसी भी कंट्री में फ़ीमेल को वोटिंग राइट तक नहीं था। फिर
स्कैनेडिवियन कंट्री में क्या हुआ, वहाँ पे महिलाओं ने आंदोलन करे, प्रोटेस्ट करा, तो जाके उनको वोटिंग राइट्स दिए गए। फिर हमारे इंडिया में भी दिया गया। तो उसके बाद मतलब धीरे धीरे इस जो फेमिनिस्ट हैं अभी भी हैं, जो पहले थे, इन सब ने महिलाओं के लिए, मतलब महिलाओं के उत्थान के लिए, उनको मतलब उनके डेवलपमेंट के लिए सोचा। तो बहुत सारे अमेंडमेंट भी मतलब किए गए, जिसमें मैंने बताया था कि पॉलिटिक्स में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए उनके लिए कुछ सीट्स भी रिज़र्व की गई हैं। जैसे पंचायती राज में पढ़ा था पहले, पंचायती राज और म्यूनिसिपलिटीज़ में पढ़ा था ना, पंचायती राज में और म्यूनिसिपलिटीज़ में। तो इन दोनों में महिलाओं को यानी वुमेन को कितना 1/3 जो सीट्स हैं वो रिज़र्व किया गया इनके लिए। फिर बात ये उठी कि लोकसभा और स्टेट जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उनमें भी इनके लिए सीट्स क्या होने चाहिए, रिज़र्व्ड होनी चाहिए। तो इनमें क्या किया गया, 33% जो है सीट्स, कितना किया गया, 33%। 33% जो सीट है वो रिज़र्व की गई किसमें, लोकसभा में और ये आपका लेजिस्लेटिव असेंबली में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक, तो ये महिलाओं के मतलब डेवलपमेंट के लिए काम किया गया ताकि वो भी पॉलिटिक्स में आ गए हैं। ठीक, उसके बाद रिलीजन के बारे में हमने पढ़ा। तो रिलीजन में भी हमने पढ़ा कि बेल्जियम में, श्रीलंका में हमने पढ़ा था कि कैसे मेजॉरिटी में कुछ रिलीजन होते हैं, कुछ माइनॉरिटी में होते हैं। तो जो मेजॉरिटी वाले होते हैं वो इन्फ्लुएंस मतलब डोमिनेट करते हैं माइनॉरिटी वाले को। ऐसे ही इंडिया में भी बहुत सारी जैसे डाइवर्सिटी है, बहुत है ना, यानी डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं। तो ऑफिशियल रिलीजन के बारे में हमने पढ़ा कि इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन है या नहीं है, तो नहीं है। जैसे श्रीलंका में बताया था कि श्रीलंका में बुद्धिज़्म है, यानी वहाँ पे मतलब डिक्लेयर कर दिया गया है कि जो श्रीलंका है एक बुद्धिस्ट कंट्री है। ऐसे ही पाकिस्तान को इस्लामिक कंट्री कर रखा है डिक्लेयर, लेकिन इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। उसके बाद कास्ट के बारे में हमने पढ़ा। तो कास्ट जो है मतलब ये सारे पॉलिटिक्स को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, पॉलिटिक्स में क्या रोल है, इन सब के बारे में आपका ये चैप्टर है। ठीक है, तो जो कास्ट है वो भी पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हमारे इंडिया में आपको पता है डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है, मतलब एक तो कल्चरली इतने ज़्यादा डाइवर्स हैं। उसके बाद एक रिलीजन भी अगर हम कहें कि भाई मेजॉरिटी में हिंदू हैं अगर, ठीक है, तो उसमें भी बहुत सारे कास्ट हैं। ठीक है, कास्ट हैं, और इसमें भी क्या होता है, एक जो कास्ट है वो अपने आप को दूसरे से क्या करता है, मतलब दूसरों को डोमिनेट करने की कोशिश करता है। और इसका पॉलिटिक्स में भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जब कोई कैंडिडेट उनके पास वोट के लिए जाता है, उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए जाता है, तो इमोशनली उनको इन्फ्लुएंस कर पाता है, और लोगों को भी यही लगता है कि हमारी कास्ट का है तो ये हमारे लिए बेटर सोचेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको पढ़ाने का मकसद ही यही है कि आप सही और गलत में फ़र्क समझ पाओ। ठीक, तो ये पूरा आपका चैप्टर का कंक्लूजन हुआ। तो यहाँ होता है हमारा चैप्टर ख़त्म। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी नया वीडियो मैं बनाऊँ तो आपको पता चल जाए। बाकी इस बुक्स के सारे चैप्टर्स मैं कंप्लीट कराऊँगी एक एक करके। ठीक है, ये अभी पहले 10th क्लास का, उसके बाद बाकी क्लासेस के भी कराऊँगी। ओके।